नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल का जीएस का सेकंड नंबर पार्ट। इससे पहले हमने जो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जो हमारी ये क्लासेस रहेगी जिसमें आरपीएफ का जो सिलेबस हम कवर करेंगे जीके का, ये सारे का सारा बेस्ड ऑन प्रीवियस पेपर होगा, जिसमें हम जो पिछले हमारे एग्ज़ाम हुए हैं सोनों को आधार बनाकर बेस बनाकर हम कवर करेंगे। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे नर्मदा नदी के बारे में, सत्यमेव जयते शब्द जो है, अलाई दरवाज़ा और बर्फ़ का जो गलंकन है उसके बारे में जो एमसीक्यू है उसको कवर करेंगे। काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है इसके बारे में हम कवर करेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और इनकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करने के लिए आप रमन इंस्टीट्यूट की जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा। संपेख गणतव्य की इकाई क्या है? किलोमीटर, किलोमीटर वर्ग, किलोमीटर का मूल, और उपरोक्त में से कोई भी इकाई जो नहीं है इसमें। संपेख गंतव्य जो इकाई है क्या होगी यहाँ पर? इसमें अगर आप हम बात करें तो कोई भी नहीं आता, क्योंकि संपेख गंतव्य की जो इकाई है वो कोई नहीं होती, उसकी इकाई जो एसआई में मापी जाती है। इसलिए हमारा जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा। इसमें कोई भी इकाई जो इसके अंडर नहीं आती, मीन्स इसमें हम इसको नहीं डिवाइड करते। संपेक्षक मानी क्या होती है कि स्पीकर गंतव्य क्या होता है कि किसी भी वस्तु का अपेक्षक गंतव्य और विशिष्ट गंतव्य उसके गंतव्य के किसी सदर पदार्थ के गंतव्य से भाग देने पर जो हमें प्राप्त होता है उसे हम जो है जे संपेक्षक जो गंतव्य है उसे कहते हैं। और संपेक्षित गण की जो इकाई होती है वो कोई नहीं होते, इससे नहीं मापा जाता। जो संपेक्षित इकाई होती है रहत होती है, इसमें कोई भी किसी तरह की इकाई का जो प्रयोग नहीं किया जाता। बट जो घनत्व जिसे हम डेंसिटी कहते हैं, उसके लिए जो हम इकाई का प्रयोग करते हैं उस इकाई को हम एसआई में जो है मापते हैं। और एसआई जो है ये किलोग्राम मीटर में जो मापा जाता है, ये इकाई है। बट इसमें संपेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, इसके लिए हम उसको इसमें ऐड नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया है? फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने और बलबन ने। निम्नलिखित में से लोकप्रिय सुल्तान है जो कि दिल्ली सल्तनत के समय में रहा था, उसने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था, और उसका नाम है जी अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा इसके नाम से ही क्लियर होता है। अलाई मीनार हो गया, ये भी इसी के लिए आता है। अलाई दरवाज़ा जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये दिल्ली सल्तनत शासकों में से एक है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको निर्मित किया गया था, और तकरीबन 1311 में जो है इसे दिल्ली में इस्टेब्लिश किया गया था, आज भी मौजूद है। ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी जो है जो खिलजी सल्तनत का दूसरा शासक आ जाता है। इसके द्वारा काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट काम है वो किए गए हैं। ओके, इसके द्वारा हौजे खास, श्री का खंडर दीवार, अलाई मीनार ये दिल्ली में इस्टेब्लिश की गई है, तीनों के तीनों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए गए हैं। इसके अलावा हम बात करें दिल्ली सल्तनत शासनकाल की, तो इसके अधीन हमारे पास 5 जो सल्तनत आते हैं, जिसमें सबसे पहले ममलूक वंश जिसे हम गुलाम वंश भी कहते हैं, 1206 से लेकर 1290 तक रहता है। दूसरा वंश खिलजी वंश आ जाता है जो कि 1290 से लेकर 1320 तक रहता है। तीसरा वंश हमारे पास तुगलक वंश आता है जो 1320 से लेकर 1414 तक रहता है। और चौथा हमारे पास सजद वंश आता है जो 1414 से लेकर 1451 तक आ जाता है। और आखिर में हमारे पास लोधी वंश आता है जो 1451 से लेकर 1526 तक रहता है। और 1526 में हमारे भारत में शुरू हो जाता है जी मुगल अंपायर। मुगल वंश की जो है स्थापना हो जाती है इसके बाद। नेक्स्ट है हमारे पास 23 नंबर क्वेश्चन, बर्फ का गलंकन डैश होता है? 273.15 के का मीनिंग है वो केल्विन में है। और इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है जी 273.15 डिग्री फ़ारेनहीट, 273.15 डिग्री सेल्सियस, और 273 डिग्री पॉइंट 15 डिग्री रेडियस। इनमें से बर्फ़ का जो गलंकन जिसमें जो बर्फ़ है गल जाती है उसके बारे में बताया गया है। ये है हमारे पास 273.15
15 केल्विन। सो के का मतलब केल्विन में आता है, सो इसको जो है केल्विन में मापा जाता है। ओके। और गलनांकन वह तापमान होता है जिस पर एक पदार्थ अपनी अवस्था को ठोस द्रव में बदल लेता है, सो उसे हम कहते हैं गलनांकन। जैसे कि बर्फ के लिए 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है, ओके, जो इसमें ठोस अवस्था में आ जाता है गलनांकन में। और अगर हम इसे केल्विन में मापें तो ये हो जाता है 273 केल्विन। ओके। केल्विन की जो तापमान इकाई होती है उसे एसआई में मापा जाता है। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो इसे भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? यूएसए माइट फॉल्स, नोगा झरना, एंजल फॉल्स या बुरा झरना? सो दुनिया का सबसे बड़ा झरना हमारे पास जो है वो है एंजल पाल। ये सबसे बड़ा झरना है दुनिया का, और ये वेंजुला में पाया जाता है, सबसे ऊंचा भी है और सबसे बड़ा भी से ही काउंट किया जाता है। तो ये एंजल जलफॉल जो है ये वेंजुला में पाया जाता है और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है, जो कि एरोनोको की सहायक नदी, कैरोआ नदी की सहायक नदी के चिरोन नदी पर स्थित है। वैसे कैरोआ नदी जो है वो ज़्यादा आती है एग्जाम में, इसके बारे में पूछा था कि कौन सी नदी पर स्थित है, तो कैरोआ नदी है जो ज़्यादा पूछती है। और वेंजुला एग्जैक्ट देश है जहाँ पर ये स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 979 मीटर और गहराई है 807 मीटर। इसके अलावा भारत का सबसे ऊंचाई पर या ऊंचाई से गिरने वाला जो जल प्राप्त है भाप झरना है वो है कुचिकल झरना, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये सबसे ऊंचा झरना है भारत का, सो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास 25 नंबर। सत्यम विजयते शब्द किस उपनिषद में से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से, छंदोगया उपनिषद से, या कठोपनिषद से, या औपनिवेशन से? सो सत्यम विजयते शब्द जो है ये हमारे मुंडक अपने उपनिषद से ले गए हैं, जहाँ से इसे कॉपी कर हमारे राष्ट्रीय प्रतीक जिसे कि हम राष्ट्रीय चिन्ह कहते हैं उसके नीचे में इसे ऐड किया गया है। सो सत्य में विजेते हम जो शब्द ऐड करते हैं। ओके। सो ये किस लिपि में लिखे गए ये भी पूछ लेते हैं। सो ये देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं और मुंडक उपनिषद से ये शब्द ले गए हैं क्या कि जो कि अथर्ववेद का एक भाग माना जाता है, सो उसमें से इसे कलेक्ट किया गया है। 26 नंबर है। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं? शूटिंग से, भारोत्तोलन से, मुक्केबाजी से, कुश्ती से? सो सुशील कुमार हरियाणा से संबंधित है और कुश्ती खेल से संबंधित है। सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। सो ये कुश्ती से संबंधित है और इन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक में जो है सिल्वर मेडल वो जीता था। और इसके अलावा 2009 में इन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसे भी जो अचीव किया था, जिसे वर्तमान समय में हम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 27 नंबर क्वेश्चन। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? अमरकटक से, बघेलखंड से, मालवा पठार से, बुंदेलखंड से? नर्मदा नदी का जो उठान है जे आरपीएफ हो गया, आर्मी हो गया, एसएससी हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सो नर्मदा नदी जो है जे अमरकटक के स्थान से निकलती है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सो वहाँ से ये नदी निकलती है। ओके। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है, जो कि विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के विचकार चलती है। उनमें से निकलकर ये अमरकटक के नर्मदा कुंड से निकलता है और ये भारत की सबसे बड़ी नदियों में से 5वें स्थान पर आती है। सबसे बड़ी जो हमारी नदी है वो गंगा आ जाती है और सबसे 5वें नंबर पर जो आती है वो नर्मदा नदी आती है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अगर हम पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी की बात करें तो सबसे लंबी नदी में से एक है भारत की नर्मदा नदी। हमारे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, गुजरात, 3 राज्यों से होकर गुजरती है और अपना जो पानी है वो अरब सागर में फेंक देती है। नेक्स्ट है 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? पिट्सबर्ग, मॉस्को, अंटारियो और लंदन? दुनिया की इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है, या ऐसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आयरन सिटी, आयरन एंड स्टील सिटी किसे कहा जाता है? सो दुनिया में ये नाम मशहूर है जी पिट्सबर्ग में। सो पिट्सबर्ग जो है दुनिया में लौह और इस्पात के उद्योग के लिए मशहूर है, इसके लिए हम उसे उसकी राजधानी कह देते हैं पिट्सबर्ग। ओके। और भारत का पिट्सबर्ग जो है जमशेदपुर को कहते हैं, क्योंकि भारत में जमशेदपुर जो है लौह और इस्पात के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है।
ओके। पिट्सबर्ग जो है अमेरिका में पड़ता है, पेंसिल्वेनिया राज्य है, वहाँ पर ये स्थित है गगा। और ये वाला क्षेत्र दुनिया में सबसे ज़्यादा लोह और इस्पात का निर्माण करता है। उसी तरफ दूसरी साइड चलते हैं, मास्को। मास्को रूस की जो राजधानी कहलाता है। अंटारियो जो है अमेरिकी प्रांत है। इसके अलावा लंदन जो है ये ब्रिटेन की राजधानी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है, सॉरी, कावेरी, पेरियर, दामोदर और श्रावती। सो सबसे ऊंचा झरना जो भारत में पाया जाता है कचिकुली, सो वो वाला झरना जो है श्रावती नदी पर पाया जाता है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। ओके। सो श्रावती नदी है कर्नाटक राज्य में, वहाँ पर है। और भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से ये एक नदी है श्रावती। इस पर सबसे ऊंचा झरना भारत का, जो कि योग जल प्राप्त के नाम से जाना जाता है, इसे कचिकुलम के नाम से भी जानते हैं हम, और इसे महात्मा गांधी जल प्रताप प्राप्त भी हम कह देते हैं। इसके अलावा पेरियर नदी जो है इसका उद्गम जो है पश्चिमी घाट की शिवगिरी पहाड़ी से होता है। और कावेरी नदी जो है इसका उद्गम जो है वो पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से होता है। सो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सो इन्हें भी आप ध्यान में रखें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? लिंग समानता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, समान समुदाय के लोग समान है, और सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर समानता। सभी ऑप्शन हमारे पास सही रहेगा। मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार का अर्थ है, भाव है कि सभी लोग कानून की नज़र में एक है, किसी भी तरह का कोई भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाएगा। मौलिक अधिकारों की समानता का जो अर्थ है कि कानून के समक्ष, कानून के सामने सभी लोग बराबर है, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और कानून की नज़र में से कोई भी किसी तरह का भेदभाव हमें नहीं देखने मिलेगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिलेक्शन जो है वो तकरीबन 14 से लेकर 32 तक आ जाता है। बट अगर हम बात करें समानता के अधिकार की, तो ये है जी 14 से 18 तक। सो 14 से 18 तक का जो अधिकार है वो समानता से संबंधित है। जैसे कि 14 नंबर अनुच्छेद में आता है, राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति को भारत के राज क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। मीन्स कि सभी लोग किसी भी जात के हो, किसी भी वंश से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जन्म स्थान से हो, किसी भी लिंग से हो, तो उन्हें समान समझाएगा। दूसरा अनुच्छेद है हमारे पास 15 नंबर, राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और इसमें से किसी के आधार पर भी भेदभाव नहीं करेगा, जहां वितकरा नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा अनुच्छेद 16, राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसरों की समानता है, कि अपॉर्चुनिटी है वो इक्वल है सभी के लिए, किसी भी तरह का कोई स्पेशल जो क्राइटेरिया वो नहीं रहेगा। 17 नंबर अनुच्छेद हमारे पास आता है अनटचेबिलिटी, अशुद्धता का अनुमूलन किया गया है। इसमें से अनटचेबिलिटी जो है उसे रिमूव किया गया है, छूतछात जिसे हम कह देते हैं उसे रिमूव किया गया है। 18 नंबर में आता है सैन्य और शिक्षण के उपाधियों को छोड़कर सभी उपाधियों का उन्मूलन, जो भी उपाधियां दी जाती हैं उन सभी का जो है खात्मा कर दिया गया है अनुच्छेद नंबर 18 के तहत। और जैसे भारत रत्न हुआ, पद्मश्री हुआ, सो इसे हम उपाधियों में नहीं रखते, क्योंकि ये तो एक अवार्ड है, और अगर कोई किसी भी तरह का उपाधि हासिल करना चाहता तो उसके लिए हमें भारत के राष्ट्रपति से परमिशन लेनी ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास 31 नंबर, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? नरसिंह वर्मन पहला, आदित्य कार्णकल, राजेंद्र चोल, नरसिंह वर्मन सेकंड। सो महाबलीपुरम में जो प्रसिद्ध समुद्री तट है, कोस्टल है, सो उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो नरसिंह वर्मन सेकंड के द्वारा, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा जो किया गया था। ओके। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय यानी कि सेकंड के द्वारा किया गया है। और नरसिंह वर्मन द्वितीय जिसे राजमल्ला के राजा मल्ला के नाम से भी जाना जाता है, जो से भी इंपॉर्टेंट है, और ये पल्लव शासक है, पल्लव वंश से रिलेटेड थी, जिसका शासनकाल 695 से लेकर 728 ईस्वी तक रहता है। जबकि महाबलीपुरम जो कि मलायमपुरम के नाम से जाना जाता है, रथ मंदिरों का निर्माण है वो नरसिंह वर्मन पहले के द्वारा, प्रथम के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास 32 नंबर, डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, केवल अल्पसंख्यक को, केवल बहुमत को, सभी भारतीय नागरिकों को, या केवल विशिष्ट समुदाय को? भारत में धर्म
धार्मिक स्वतंत्रता रिलीजियस फ्रीडम जो है वो सभी नागरिकों को दी गई है। जो कोई भी हो सकता है, सबको अपना धर्म मानने की, अपना किसी भी धर्म में विश्वास रखने की, अपने धर्म में जो है दान पुण्य करने के लिए, इसके अलावा किसी भी धर्म में विश्वास बनाने के लिए पूर्ण तौर पर भारतीय लोग जो है स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 25 में कहा गया है अंतकरण व धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म में विश्वास करना, जो उसका प्रचार प्रसार करना, ये स्वतंत्र है। भारत में कोई भी व्यक्ति किसी के लिए भी कर सकता है। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता है नागरिक को। अनुच्छेद 27 में है धर्म प्रचार के लिए करों से मुक्त है। सो कर भी दे सकते हैं और नहीं भी देना तो भी उसमें इंक्लूड है। अनुच्छेद 28 में है शिक्षक और संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता व पूजा से स्वतंत्रता। सो यहाँ पर भी स्वतंत्र है, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो कोई और शिक्षण संस्था है। 33 नंबर है लाल मिट्टी का लाल रंग डैश के कारण होता है। फेरिक ऑक्साइड, फास्फोरिक ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड। सो लाल मिट्टी का जो रंग लाल होता है, इसका कारण होता है फेरिक ऑक्साइड, जिन्हें जिन्हें हम आयरन ऑक्साइड कह सकते हैं। सो ये एक तत्व है जिसके कारण हमारी जो मिट्टी है वो लाल रंग की है। इसी तरीके से हम ऐड करते हैं कि हमारा जो मंगल ग्रह है, मार्स प्लैनेट है, वो भी रेड कलर का है। सो हम उस पर भी यही पढ़ते हैं कि उसमें भी ज़्यादातर जो है लो देखने को मिलता है, आयरन देखने को मिलता है, इसीलिए मंगल ग्रह को भी हम रेड प्लैनेट कह देते हैं। सो इसी तरीके से जो मिट्टी है, सो इसमें भी जो ज़्यादातर फेरिक ऑक्साइड मिलता है, आयरन मिलता है, जिसके कारण इसका रंग लाल हो जाता है। ओके, सो लाल मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड से है। और ये वाला क्षेत्र जो मिट्टी का है, ये दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग दोनों में मिलता है, जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान और दक्षिणी भागों में देखने को मिलता है। इस मिट्टी में लोहा सबसे अधिक होता है, यानी आयरन सबसे अधिक होता है। एल्युमिनियम और चूना भी इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है 34 नंबर, पहली सार्वभौमिक परिषद कब बनी थी? 1873 में, 1839 में, 1883 में और 1893 में। पहली सार्वभौमिक परिषद जो बनी थी वो 1893 में बनी थी। सो ये सबसे पहली और सबसे बड़ी थी। ओके, सो ये 1892 में भारतीय परिषद एक्ट के तहत बनाया गया था और 1893 में ये इसे गठन कर दिया गया था, इसको बना दिया गया था, क्रिएट कर दिया गया था। इसके तहत निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 1892 के तहत निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की थी। और इसके अलावा केंद्रीय परिषद में सदस्यों की जो संख्या थी वो बढ़ाकर कर दी गई थी, कम से कम 10 और अधिकतम जो है 16 कर दी गई थी। ये दोनों डाटा याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 35 नंबर, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? दीर्घकालीन योजना, लघु अवधि योजना, वार्षिक योजना, स्लाइडिंग योजना। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ है दीर्घकालीन योजना। दीर्घकालिक योजना का जो है वो वैकल्पिक कार्यक्रम कहता है अर्थशास्त्र में। ओके, सो इसे हम ऐड करते हैं। सो तीन तरह के हमारे पास यहाँ है कि एक तो है लघु अवधि योजना। लघु अवधि मतलब अल्प समय, बहुत समय, कम समय के लिए, जैसे कि 1 वर्ष से कम के लिए। वार्षिक योजना जो कि 1 ईयर और 1 साल के लिए हम कह सकते हैं। स्लाइडिंग योजना आवश्यकता अनुसार समय व उद्देश्य बदलते रहते हैं, उसे हम कहते हैं। और एक 5 ईयर प्लान आ जाती है जिसमें हम पढ़ते हैं कि कितने 5 ईयर प्लान बने हैं और कितने किसमें कौन सी चीज़ जो है ऐड की है, वो हमारा एक अलग पार्ट रहेगा, हम उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 36 नंबर, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई गया? कालीबंगा में, मेड़प में, लोथल में, मोहनजोदड़ो में। कांस्य की नर्तकी की जो मूर्ति हमें देखने को मिलती है, जो मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती है, जो कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे इम्पॉर्टेंट स्थान है। नर्तकी की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिली थी। और जो मोहनजोदड़ो है, सो इसकी जो खोज है और वो रखेल दास बनर्जी के द्वारा साल 1922 में की थी। और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, जो कि सिंध नदी के कंढे पर पड़ जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 37 नंबर, शुक्र अपने अक्ष के अनेक अवशेषों प्राप्त हुए डैश से डैश तक घूमता है। उत्तर से दक्षिण पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। शुक्र ग्रह जो हमारी धरती से अगला यानी कि सेकंड नंबर पर आता है और सूरज के दूसरे नंबर पर आता है। सो ये पूर्व से पश्चिम की डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, सो ये
पूर्व से चलता है और पश्चिम की तरफ घूमता है। शुक्र पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करता है और सूर्य से ये दूसरा ग्रह है। एंड ये पृथ्वी के दिनों में हम अकाउंट करें तो सूर्य की परिक्रमा है तकरीबन 224.7 दिनों में कर लेता है। सूर्योदय से पहले, सूर्यास्त से बाद थोड़े से समय के लिए हमें जो एक स्टार दिखाई देता है शाम और सुबह को, यानी कि इवनिंग और मॉर्निंग जो स्टार दिखाई देता है वो शुक्र होता है, इसीलिए हम इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। ओके, और ये हमारे जो इनर प्लैनेट है उनमें आता है जिनमें लैंड पाई जाती है। और सबसे जो गर्म ग्रह है वो भी शुक्र ही है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 38 नंबर, धर्मनिरपेक्ष राज का क्या अर्थ है? बहुभाषी, बस एक धर्म का पालन करना, सदारीकरण या सुरक्षा। धर्मनिरपेक्ष का जो अर्थ होता है राज में, सो वो होता है जी सुरक्षित, यानी कि सुरक्षित रखना इसका मुख्य मोटिव होता है। सो किसी भी तरह के किसी एक धर्म को प्रमोट इसमें नहीं किया जाता। मीन्स धर्मनिरपेक्ष राज का अर्थ होता है कि किसी भी राज का कोई अपना धर्म नहीं है, उस राज में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, वो पूर्ण तौर पर स्वतंत्र है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना में जिस शब्द जो है 42वीं संवैधानिक संशोधन के तहत ऐड किए गए थे, जो कि साल 1976 में की गई थी, सो उसके तहत धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है, सेकुलर शब्द जो है वो ऐड किया गया था। नेक्स्ट है 39 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? सार्वजनिक क्षेत्र है, पूंजी अर्थव्यवस्था है, निजी क्षेत्र है और मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सो भारतीय अर्थव्यवस्था में, यानी कि इंडियन इकोनॉमी में जो प्रणाली देखने को मिलती है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारत में दोनों तरह की जो हमें इकोनॉमिक्स देखने को मिलती है, इकोनॉमी जैसे कि कैपिटलिज्म, पूंजीवाद भी देखने को मिलता है, सोशलिज्म भी देखने को मिलता है, समाजवादी भी जो हमें देखने को मिलता है। हमारे पास जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसका अर्थ होता है जिसमें सरकार व निजी क्षेत्र सहभागिता से होते हैं। मीन्स एक साइड सरकार भी हो सकती है, निजी क्षेत्र भी, दोनों मिलकर जो चलाते हैं उन्हें हम मिश्रित कह देते हैं। ओके, और दूसरी साइड के ऊपर होता है समाजवादी, जिसे हम जो है सोशलिज्म में ऐड करते हैं, उसमें सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। ये चीज़ आती है जी रशिया में जो सारा कुछ किया जाता है वो सभी सरकार के अंडर है, जितनी भी इकोनॉमी है किया। इसके अलावा पूंजीवाद अर्थव्यवस्था जो है ये सरकार के न्यूनतम हस्ताक्षर और निजी व्यक्तियों को नियंत्रण होता है। यानी पूंजीवाद में, कैपिटलिज्म में सबसे अधिक लोग जो है एक निजी क्षेत्र में काम करते हैं। ये वाली जो हमें व्यवस्था है वो हमें यूएसए में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, राज्य का राज्यपाल कौन है? मंत्रिपरिषद है, संसद है, कैबिनेट है, संसदीय समितियां है। राज्य का राज्यपाल कौन है? इनमें से अगर हम इन ऑप्शनों में से चुने तो ये कैबिनेट है, कैबिनेट में से ऐड किया जाता है। बट एक्चुअल में जो राज्यपाल है वो एक एग्जीक्यूटिव है, बट नाम मात्र में आता है। सो इसको संविधान के अनुसार सभी शक्तियां दी जाती है, बट ये उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। नाम मात्र जो कार्यपाल का है सो उसे में हम ऐड करते हैं इसे। ओके, सो 63 नंबर आर्टिकल में इसकी जो व्यवस्था की है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। एंड सॉरी 153 है आर्टिकल। ओके, राज्य का मुख्य प्रमुख जो कैबिनेट मंत्री होता है, जिन्हें हम सामूहिक रूप में मंत्रिमंडल कहते हैं, जो असली कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं। कैबिनेट मंत्रिमंडल विभागों के प्रमुख होते हैं और राज्य का मुख्य शासक होते हैं। सो इसीलिए हम इसे कैबिनेट में ऐड करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर ऑप्शन में कार्यपालिका होता तो हम उनमें से डिसाइड करना चाहिए कि ये कार्यपालिका है जिसके नाम पर जो है किसी राज्य का शासन है वो चलता है। तो ये था हमारा आज का 20 MCQ वाला। सो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा। ये थोड़ी इंग्लिश हिंदी मेरी थोड़ी ठीक ठाक है, थोड़ी एडजस्ट कर रहा हूँ। अगर पॉसिबल ना हो पाया प्रॉपर तो पंजाबी में भी शुरू कर लेंगे, नहीं तो हिंदी में हम कोशिश करते रहेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप PDF डाउनलोड करने के लिए रमन इंस्टीट्यूट की जो ऐप वो डाउनलोड कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।